हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए जेठ 2026 हिंदी साहित्य का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज की क्लास में हम इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास लेकर आए हैं। मित्रों, आज से आपका जेठ से संबंधित क्लास आरंभ किए हैं, जिसमें यूनिट 1 से लेकर 10 तक की क्लास निरंतर चलता रहेगा। चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। विषय सूची में इकाई 1 के अंतर्गत भाषा परिवार, बहुरूपीय भाषा परिवार। इकाई 1 में जितना भी महत्वपूर्ण जितना भी सिलेबस है वो सभी है। उसके बाद इकाई 1 खत्म होने के बाद इकाई 2 भी आरंभ करेंगे, जिसमें सिलेबस बाय क्लास चलेगा। यहाँ पे पूरी सिलेबस के अनुसार क्लास उपलब्ध है, जिसे क्रम बाय ही चलता रहेगा। आज की क्लास में इकाई 1 से लेकर क्लास आए हैं। पूरी यूनिट 1 से लेकर 10 तक का PDF उपलब्ध है। चलिए आज की क्लास में हम इकाई 1 आरंभ करेंगे। इकाई 1 के अंतर्गत सबसे पहले भाषा परिवार, जिसे बहुरूपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसे। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो भाषा परिवार कहलाती है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बहुरूपीय परिवार की 13 भाषाएं प्रचलित है। किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार। यहाँ पे एक एक करके इन 13 भाषाओं को देखेंगे क्या क्या है। पहला द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, सोमेटिक भाषा परिवार, हेमेटिक भाषा परिवार, आर्गेनिय भाषा परिवार, यूराल अल्टाइक भाषा परिवार, बाट भाषा परिवार, अमेरिकी भाषा परिवार, काकेकस भाषा परिवार, बुशमैन भाषा परिवार, सूडानी भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, बहुरूपीय भाषा परिवार। इन 13 भाषाओं को आगे हम विस्तार से देखेंगे। यह भाषा परिवार भारत तथा यूरोप और उसके आसपास फैला हुआ, अतः इसे भारत यूरोपीय आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार तथा भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। ध्वनि के आधार पर बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाओं में सप्तम और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। 10 भाषा परिवार है, जिसे 2 शाखा सप्तम और केतुम के अंतर्गत बांटा गया है। सबसे पहले सप्तम वर्ग में कौन कौन सी भाषा आते हैं उसे देखते हैं। पहला भारत ईरान, जिसे आर्य कहते हैं। दूसरा बाल्टो स्लाविक, तीसरा आर्मेनी, चौथा अल्बानी, जिसे इलिरियन भी कहते हैं। अर्थात सप्तम वर्ग के अंतर्गत 4 भाषा परिवार है। अब हम केतुम वर्ग की भाषा को देखेंगे। केतुम वर्ग के अंतर्गत 6 भाषा है। जर्मनिक, ट्यूटोनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइक, इटालिक। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के भाषा परिवार है। मुख्य रूप से 5 प्रकार की भाषा परिवार है, जिनमें पहला बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और 5वां अंडमानी भाषा परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार के बारे में देखेंगे। इसे हिंदी में आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इसकी पहली शाखा या विभाजन
यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, रूसो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, असमिया, ओडिसी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, कोंकणी आदि। इसकी दूसरी शाखा इंडो ईरानी भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत फारसी, ईरानी, पर्तो, बलूची आदि भाषाएं आती है। अब हम द्रविड़ भाषा परिवार को देखेंगे। द्रविड़ भाषा परिवार किसी भाषा परिवार की भाषा में अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती है। इसके अंतर्गत तमिल भाषा तमिलनाडु, कन्नड़ भाषा कर्नाटक, मलयालम भाषा केरल, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल भाषा का है, जो तमिलनाडु में बोला जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार देखेंगे। यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बोली जाती है। इस भाषा परिवार की भाषाएं संथाली, मुंडारी, खड़िया, सावरा आदि हैं। इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली है। संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में शामिल किया गया है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इस परिवार की भाषाएं भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती है। इसे 7 सिस्टर भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इस परिवार की मुख्य भाषाएं नाग, मिजो, महरा, मणिपुरी, तंगखुल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, लेबिया, लद्दाखी, तिब्बती आदि है। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी को कड़ी को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो को जोड़ा गया। 5वां अंडमानी भाषा परिवार। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा भाषा परिवार है। यह भारत के सबसे नवीनतम भाषा परिवार है। इसकी खोज हाल ही में मशहूर भाषा विज्ञान प्रोफेसर अमृता अब्बी द्वारा की गई। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है, जैसे अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, जाखा आदि। हिंदी भाषा और इसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या आता है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दूसरा, मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हिंदी भाषा में अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा। वैदिक संस्कृत 2000 से 1000 ईस्वी, लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व में है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत से हुआ। वैदिक संस्कृत को वैदिक छंदास भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता विभाग में महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके सूक्त प्राय यज्ञों के अवसर पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुति से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य है।
आयुर्वेद में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद एवं गद दोनों रूपों में संग्रहित है। सामवेद। सामवेद में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूत्रों के गए पद में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक है, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद। इसमें जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोना टोटकों का संकलन किया गया है। ब्राह्मण। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें वैदिक मनुष्यों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषद की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य है। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव आदि विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इनमें जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन है। वहीं पर डॉक्टर हरिदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। पहला, वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योग्यात्मक है। वैदिक संस्कृत में गीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वर्गात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 वचन, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को शामिल किया गया। वैदिक संस्कृत में 3 वाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य शामिल किया गया है। वैदिक संस्कृत में 8 विभक्तियों को शामिल किया गया। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप में आत्मने एवं परस्मय 2 पद मिलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि एवं द्वंद्व समास ही शामिल है। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप है जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा की श्रेणी में आती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं के बारे में देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में रखा गया है। प्रथम, प्राकृत या पाली। प्रथम प्राकृत या पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होगा, 1 ईस्वी होगा। द्वितीय प्राकृत, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा। सिर्फ ईसा पूर्व प्रथम प्राकृत अर्थात पाली भाषा में होगा, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। दूसरा में द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। तीसरा है तृतीय प्राकृत जिसे अपभ्रंश भाषा कहते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी होगा। 500 ईसा से 1000 ईसा तक होगा, पूर्व नहीं होगा। चलिए अब हम पाली भाषा को देखेंगे। पाली भाषा को विस्तार से देखते हैं।
पाली भाषा। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था मानी गई है। पाली भाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा। सर्वमान्य विदित है कि पाली शब्द की उत्पत्ति पाटिल से मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं, क्योंकि अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया है। पाली साहित्य के अंतर्गत संपूर्ण बौद्ध साहित्य आता है, जो मूलतः पिटक साहित्य एवं अनुपिटक साहित्य में विभक्त है। पिटक साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक ग्रंथ शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक आता है। यानी त्रिपिटक नाम से ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत 3 खंड है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे हम पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं को देखेंगे। पहला, व्याकरणिक दृष्टिकोण से कात्यायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थी, जबकि मोगलन के अनुसार पाली में 43 ध्वनियों का वर्णन मिलता है। कात्यायन के अनुसार 41 ध्वनियाँ और मोगलन के अनुसार 43 ध्वनियों का वर्णन मिलता है। वैदिक और लौकिक संस्कृत में तीनों सा थे, किंतु पाली में केवल ये वाले सा रह गए। यानी वैदिक और लौकिक संस्कृत में 3 सा थे, सा, किंतु पाली में सिर्फ ये सा रह गए, बाकी या दोनों का लुप्त हो गया। पाली भाषा में 3 लिंग, 2 वचन, द्विवचन पाली में समाप्त हो गया। र और ला ध्वनियों का आपसी परिवर्तन भी पाली में उपलब्ध होता है। रे, ली यहाँ पूर्णतः समाप्त हो गई, किंतु ला, ल ध्वनियाँ विद्यमान थी। आगे हम प्राकृत भाषा को देखेंगे। प्राकृत के संबंध में 2 मत प्रचलित है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया। कुछ विद्वान प्राकृत को प्राचीनतम जनभाषा स्वीकार करते तथा कुछ विद्वान प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई मानते हैं। भोलानाथ तिवारी ने प्राकृत भाषा को संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा की भाषा मानते हुए इसे पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना। निष्कर्ष, सभी विद्वान ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं, जो निम्नांकित है। पहला, महाराष्ट्रीय प्राकृत, दूसरा पेचासी प्राकृत, तीसरा मगधी प्राकृत, चौथा सौरसेनी प्राकृत। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 भेदों की चर्चा की। अर्धमगधी, चुलिका, पेचासी, अपभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। महाराष्ट्रीय प्राकृत का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ है। प्राकृत भाषा में रचित काव्य ग्रंथों में प्राकृत का यही रूप प्रयुक्त हुआ है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य आदर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत बतलाया। आगे हम देखेंगे सौरसेनी प्राकृत भाषा के बारे में। सौरसेनी प्राकृत भाषा। सौरसेनी प्राकृत मूलतः मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। पेचासी अपभ्रंश को देखेंगे। पेचासी प्राकृत को ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, पेचासिका आदि नामों से पुकारा जाता है। उत्तर पश्चिम में कश्मीर के रहने वाले 50 जाति के लोगों इसका प्रयोग करते थे। मगधी प्राकृत भाषा। मगधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही।
संस्कृत नाटकों में इसका प्रयोग अधिकतर मिलता है। इसमें कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। इसका प्राचीनतम रूप अश्व घोष के नाटक में देखने को मिलता है। अर्धमगधी प्राकृत। अर्धमगधी प्राकृत को प्राचीन कुशल मगधी प्लस और सैनी के आसपास की भाषा माना गया। इसका प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में देखने को मिलता है। महावीर स्वामी का संपूर्ण धर्म उपदेश इसी भाषा में वर्णित है। अब हम अपभ्रंश तृतीय प्राकृत के बारे में देखेंगे। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी होगा। ईसा पूर्व यहाँ पे नहीं होगा, ईस्वी होगा। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश को अवट नाम से भी जाना जाता है। इसको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना गया। कुछ विद्वान अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश शब्द सर्वप्रथम प्रयोग प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य मिलता है तथा अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंद 6ठी सदी के ग्रंथ प्राकृत लक्षण में दिखाई दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पाल वल्लभ के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुरसेन को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। आचार्य दंडी ने काव्य आदर्श में अपभ्रंश को आभीर भाषा कहा। डॉक्टर हरदेव बहारे ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया। सभी स्वर का अनुनासिक प्रयोग अपभ्रंश में होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन 2 लिंग मिलते हैं। अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अवहट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। अवहट को देखेंगे। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में मिलता है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ ज्योतिश्वर ठाकुर का है। संदेश राशक में अवहट भाषा का उल्लेख मिलता है। विद्यापति की कृति लता में भी भाषा को अवहट कहा गया है। आगे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उसका वर्गीकरण को देखेंगे। 1 ईस्वी से प्रारंभ 1000 ईस्वी से प्रारंभ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में हर्नले ने इसका वर्गीकरण किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से करने का प्रयास किया, जिनमें प्रमुख है हर्नले, जॉर्ज ग्रियर्सन चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुख है हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, लांदा, पंजाबी, बंगला, उड़िया। हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप में हुआ। अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 रूप थे, जिसमें हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली। राजस्थानी हिंदी में मरवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। अर्धमगधी अपभ्रंश के अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी उपभाषा इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और
छत्तीसगढ़ी बोली है। मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। ब्रजचंड अपभ्रंश में सिंधी भाषा। 85 अपभ्रंश में पंजाबी, लहंदा भाषाएं हैं। मराठी अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। प्रमुख बोलियां पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत को देखेंगे। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र अंबाला से कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक फैला हुआ है, जिसकी बोलियां निम्नलिखित है। ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथीय योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बंदई, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, कौसली आदि क्षेत्र में बोली जाती है। आगे हम खड़ी बोली के बारे में देखेंगे। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। कोरवी का प्रयोग राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कनौजी को माना। अष्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना तथा मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना। खड़ी बोली कहने के कारण इसके वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता यही खड़ी अर्थात शुद्ध है। यह खड़ी अर्थात शुद्ध है। नामकरण खड़ी बोली लल्लू लाल ने कहा। कोरवी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल संस्कृत्यायन ने कहा। टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने कहा। जनपदीय भाषा सुनीति कुमार चटर्जी, कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश खड़ी बोली कर्कश कहा। खड़ी बोली के विशेष तथ्य खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि मुल्ला वजही है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना शुक्ल के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी के है। भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ राम प्रसाद निरंजनी का है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔध की है। अब हम बुंदेली बोली के बारे में देखें। बुंदेलखंड की बोली। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। अल्लाह एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे बुंदेली की एक उपबोली बन्नाफरी में लिखा गया था। बुंदेली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश के सागर, ओडिशा आदि। कनौजी बोली फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में बोली जाती है। हरियाणवी बोली इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है। गिरियसन ने इसे बांगरू कहा है। हरियाणवी को जाटू भी कहते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा के बारे में देखेंगे। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां शामिल हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली के लिए कौशली बेसवाड़ी शब्दों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक पेंगलम में पुरानी अवधी रूप मिलते हैं। अवधी क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ आदि आते हैं। अवधी में रामचरितमानस
तुलसीदास की रचना एवं पद्मावत जैसी की रचना जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। आगे हम बघेली बोली के बारे में देखेंगे। बघेली बोली रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया। यह बोली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर, सीधी, सतना, शहडोल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे हम छत्तीसगढ़ी बोली को देखेंगे। छत्तीसगढ़ी को दक्षिण कोसल भी कहा गया। यह बोली छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी लरिया या खलताई भी कहते हैं। यह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया आदि क्षेत्र में बोली जाती है। बिहारी हिंदी इस उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली। इसका क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण आदि जिले हैं। मगही यह पूर्वी बिहार के पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। मैथिली बोली साहित्य की दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली। मैथिली का उद्भव मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मैथिली बोली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर जिलों में व्याप्त है। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः कुमायूं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का प्रभाव देखा जाता है। इस बोली में साहित्य नहीं रचा गया। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियों को शामिल किया गया है। मरवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी से ढूंढानी भी कहते हैं। मरवाड़ी राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियों में मरवाड़ी प्रमुख है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, शेखावटी आदि इनके प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मरवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। मीरा के पद ब्रज भाषा और मरवाड़ी में देखने को मिलते हैं। जयपुरी ढूंढानी, तोरावटी, अजमेरी, हडोती, कोटा आदि जयपुरी की प्रमुख उपबोलियां हैं। मालवी उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। रागड़ी, पटवी, रतलामी आदि मालवी की प्रमुख उपबोलियां। मेवाती की प्रमुख बोली अहिरवटी जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारण गत विशेष तथ्य ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मरवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी बोलियों को शामिल किया गया है। आकार बहुला के अंतर्गत कोरवी, दक्षिणी, हरियाणवी को भी शामिल किया गया। उदासीन आकार बहुल के अंतर्गत अवधी, बघेली तथा ईकार बहुल के अंतर्गत भोजपुरी को शामिल किया गया है। चलिए अब आगे हम हिंदी के विविध रूप को देखेंगे। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी यानी हिंदी का सब रूप है। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण को देखेंगे। अव्यंतरण पर्यटन के आधार पर कितने हैं? 6, 7, 8 है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण अव्यंतरण पर्यटन के आधार पर
हिंदी ध्वनियाँ कितना है? 8 है। पहला स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। बाह्य पर्यटन, बाह्य पर्यटन स्वर ध्वनि, पहला संवत, दूसरा अर्धसंवत, तीसरा अर्धविविध, चौथा विवृत और पांचवा व्यंजन ध्वनि। साघोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। हिंदी भाषा एवं वर्णमाला महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। भाषा, भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा। हिंदी भाषा, हिंदी मूलतः आर्य परिवार की भाषा। इसकी लिपि देवनागरी, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी आदि का योगदान है। वर्ण अक्षर, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि और इसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, जिसका अर्थ है अनासवान है। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्णमाला, किसी भाषा के मूल ध्वनियों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 है। यहाँ पे नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ ओ। अनुस्वर और विसर्ग। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, आ, ई। अग्रस्वर। पश्चात्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पार्श्व भाग सक्रिय होता है उसे पश्चात्य स्वर कहा जाता है, जैसे बड़ाया, उ, ओ, आ। संवृत स्वर, संवृत का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। ई और उ, बड़ा ई, बड़ा उ। होस्ट आकृति के आधार पर स्वर के भेद है। वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों के आकार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है, जैसे उ, ओ। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर अन्य आकृति में खुले उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। हर्ष, हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम से कम एक समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे छोटा या, छोटा ई, छोटा ओ और रे। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा ओ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ।
इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे लुप्त स्वर कहलाते हैं। वर्तमान समय में इनके प्रचलन नहीं, जैसे ओम। लुप्त स्वर, स्वर संक्षिप्त वृत्ताकार स्वर आ, उ, ओ, हर्ष स्वर आ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा ओ, ए, ओ। मूल स्वर छोटा या, छोटा ई, छोटा ऊ और रे। आगत स्वर आ, अग्र स्वर ई, ए। मध्य स्वर छोटा आ। पाश्चात्य स्वर बड़ा या, उ, ओ, आ। समृद्ध स्वर ई, उ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर छोटा ई, छोटा ऊ। विवृत बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ा ओ। अर्ध विवृत छोटा ए, छोटा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ। लिप्त स्वर ओम। आगे हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते। व्यंजन विवरण है जिन पर उच्चारण स्वयं की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है। यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हलंत युक्त है। जैसे खा जोड़ या, खा। यहाँ पर रेफ प्रथम अक्षर में लगता है, इसे ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के भेद, उच्चारण के दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। चलिए अब स्पर्श व्यंजन को देखेंगे। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन गले से कंठ का वर्ग, तालु से तालव्य चा वर्ग, मूर्धा भाग मूर्धन्य से टा वर्ग, दांत दंत से ता वर्ग, होष्ट से पा वर्ग है। व्यंजन का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। कंठ का वर्ग और हा, तालव्य से चा वर्ग और सा, मूर्धन्य से टा वर्ग और सा, दंत से ता वर्ग और सा, होष्ट से पा वर्ग, दंत होष्ट से अंत्योष्य ला वा। नोट, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ना मा को पंचम अक्षर या पंचवर्ण या अनुनासिक कहते हैं। हर्ष स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रिक होते हैं, जैसे छोटा या, छोटा ई, छोटा ऊ और री एक मात्रिक है। दीर्घ वर्ण, उच्चारण में हर्ष वर्ण से दुगना समय लगे उन्हें गुरु भी कहते हैं। जैसे बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा ओ, ए, ओ। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे अंत्योष्य र, ला, वा। अंतस्थ अल्प विराम, अंत्योष्य व अर्ध स्वर है। व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ
रखा गया। आगे ऊष्म व्यंजन जिसे संघर्षी भी कहते हैं, इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न ऊष्म प्राणवायु से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलते से ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे सा, हा, फा, जा महाप्राण है। स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से टकराती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलते से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा। या संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को संयुक्त मिला करके बनाया गया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छा का जोड़ सा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ, रेप से प्रथम अक्षर में लगेगा, सेकेंड में मिस्टेक हुआ है। अज्ञा में जा और ना, रेप से प्रथम अक्षर में लगेगा, सेकेंड में नहीं लगेगा। तरा के लिए ताज और रा में रेप नहीं लगेगा। सरा के लिए साज और रा सिर्फ प्रथम अक्षर में रेप लगता है, सेकेंड में नहीं लगता है। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर गले की स्वर तंत्री जब वायु के वेग से कप कर जब बजने लगती है तब इन स्वर तंत्रिकाओं में होने वाले कंपन नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं, साघोष और आघोष। साघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें साघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे गा, घा, वाणी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा लगा रहेगा। साघोष में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द रहेगा। आघोष जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होता है उसे आघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा रहेगा, पहला और दूसरा अर्थात का, खा, पा, फा और सा। आघोष में 3 सा आते हैं और तीनों सा आघोष में आ जाएंगे। प्रयत्न ध्वनियों को उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। श्वास वायु की मात्रा, इस मात्रा को आधार पर श्वास के 2 वर्गीकरण किया गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अल्पप्राण कहा जाएगा। यहाँ पे अल्पप्राण के उदाहरण में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे उदाहरण में इसकी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, आगे चलो देखते हैं। महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वस्थ वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव का लगभग मुर्दा का स्पर्श करके झटका से वापस आता है उसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं।
शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, घर, पुस्तक आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक अन्य रूढ़ शब्द होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। पुस्तक अलग और आलय अलग, यानी 2 रूढ़ शब्द बन जाते हैं। इन दोनों के मेल से एक यौगिक शब्द बनता है। योग रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द जिन यौगिक शब्दों के प्रयोग रूढ़ के अर्थ में किया जाता है वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंख जोड़ जा बराबर कमल। व्यंजनों की संख्या इस प्रकार है। आगत व्यंजन की संख्या 2, संयुक्त व्यंजन 4, अंतस व्यंजन भी 4, अंतस्वर्य रा वा, अर्ध स्वर 2, अंतस्वर्य वा, लुंठित व्यंजन 1 रा। और उसमें संघर्षी व्यंजन 4 सा और हा। उच्छिष्ट व्यंजन डा और ढा, ढा के नीचे भी बिंदी रहेगा। पार्श्विक व्यंजन ला। नासिकीय व्यंजन 5 रहेगा, ना और मानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम शब्द है। स्वर अंतरीय व्यंजन हा, आयोग व अनुस्वर और विसर्ग। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस वर्ण शामिल रहेगा। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद हैं। कंठ अ आ, तालव्य इ ई, मूर्धन्य रे, होष्ठ उ ऊ, कंठ तालव्य ए, कंठहोष्ठ ओ ओ। हिंदी शब्द रचना। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम एवं तद्भव। हिंदी की रूप रचना। लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हिंदी वाक्य रचना। हिंदी वाक्य रचना। वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर किया गया। निर्माण या गठन के दृष्टि से शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार माने गए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। हिंदी भाषा प्रयोग के विभिन्न रूप हैं। बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। बोली, उपभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा को विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे इन सभी भाषाओं को विस्तार से देखेंगे। चलिए अब विस्तार करते हैं। सभी राष्ट्रों में समानता भाषा के मुख्यतः 3 रूप पाए जाते हैं। जिनमें बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। यहाँ पर हम तीनों रूपों को विस्तार से जानेंगे और इसमें हम हिंदी भाषा को आधार मानकर समझेंगे। बोली किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 605 बोलियां बोली जाती है। बोली के उदाहरण अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मगधी इत्यादि। बोली की विशेषताएं। बोलियां भाषा के क्षेत्रीय रूप होती है। बोलियों की साहित्य रचना नहीं होती। बोली स्वतंत्र होती है। बोलियों को व्याकरण की जरूरत नहीं होती। हिंदी पश्चिम में अमला,
हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खांडव मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आते हैं। हिंदी बोलियों के प्रकार। हिंदी भाषा की बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। पश्चिमी हिंदी की बोलियां ब्रज, बांगर, इसे बांगरू कहते हैं, बुंदेलखंडी, कन्नौजी बोलियां, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियां बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बोलियां अंगिया, मगही, भोजपुरी, मैथिली। राजस्थानी हिंदी की बोलियां मेवाती, मारवाड़ी। हिंदी भाषा के मुख्य प्रमुख बोलियां निम्नलिखित है। कोरवी या खड़ी बोली। खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी है। साहित्यिक भाषा बनने के बाद इनका नाम खड़ी बोली पड़ा। आज की हिंदी मूलतः कोरवी पर ही आधारित है। खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मेरठ, अम्बाला जिले में बोली जाती है। इनमें मेरठ की जो खड़ी बोली है उसे आदर्श माना जाता है। ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा या कई क्षेत्रों आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज के बाहर ताजिकिस्तान में बोली जाती है, जिसे ताजिकी ब्रज भाषा कहा जाता है। संस्कृत साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रजभाषा है। लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य इसी भाषा में है। अवधी। अवधी का प्रमुख केंद्र अयोध्या, अवध है। इसके अलावा यह लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि जगहों पर बोली जाती है। देश के बाहर अवधी फिजी में बोली जाती है। अवधी में सूफी कवि, राम भक्ति कवि आदि विकसित हुई है। भोजपुरी बोली। भोजपुरी का प्रमुख केंद्र भोजपुर, बिहार। इसके अलावा बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, भोजपुर, आरा, बक्सर, रोहतास, सासाराम, भभुआ, सरन, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि जगहों पर बोली जाती है, अर्थात उत्तर प्रदेश का पूर्वी एवं बिहार का पश्चिमी भाग। भारत के अलावा सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद में बोली जाती है। भोजपुरी में लिखित साहित्य नहीं के बराबर है, परंतु सिनेमा जगत में भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फिल्में बनी। मैथिली। मैथिली का प्रमुख केंद्र मिथिला या तिरहुत है। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि जगहों पर बोली जाती है। साहित्य के दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। यह आदि ब्रज भाषा को सूर्यदास ने अवधी को तुलसीदास ने चरम उत्कर्ष पर पहुँचाया तो मैथिली को विद्यापति ने। मैथिली हिंदी की बोलियों में से 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है, जिसे संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जगह मिला। अब हम परिनिष्ठित भाषा को देखेंगे। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज की खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी, आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। राष्ट्रभाषा। वह परिनिष्ठित
भाषा जो किसी राष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में बहुत संख्यक लोगों द्वारा बोली जा व समझी जाती तथा राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उपयोग की जाती उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। राष्ट्रभाषा की विशेषता, राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। किसी राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा राष्ट्र का अपने धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए। यह जरूरी है कि किसी राष्ट्र के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो। यहाँ पर हम भाषा के 3 रूप समझ चुके हैं। आइए हम भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में जानते हैं। भाषा के विविध रूप, भाषा के उपर्युक्त 3 रूप के अलावा और भी रूप होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। बोली की परिभाषा, भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है उसे बोली कहा जाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली के उदाहरण ब्रज भाषा, बुंदेली, भोजपुरी, गढ़वाली या बोली है। उपभाषा किसे कहते हैं? जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा के उदाहरण राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। विभिन्न बोलियाँ राजनीतिक, सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती है और साहित्य रचना के आधार पर भी अपना स्थान बोली से उच्च करके कुछ उपभाषा बन जाती है। हिंदी की 5 उपभाषाएं, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। इन 5 भाषाओं के अंतर्गत की 17 बोलियाँ आती है। भाषा, साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा प्रतिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। जैसे खड़ी बोली, बिजनौर। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। विभाषा, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होता है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती जैसे हिंदी की विभाषाएं खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। इस प्रकार 2 बातें स्पष्ट होती है। बोली का विकास विभाषा में और विभाषा का विकास भाषा में होता है। जैसे बोली, विभाषा, भाषा और राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राज्य के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजाओं, नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा, मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि अथवा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। मानक भाषा कहलाती है। मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। हिंदी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना मानकीकरण कहलाता है। मानक भाषा के विकास के 3 सोपान हैं। बोली, भाषा, मानक भाषा। भाषा और बोली में अंतर, भाषा कई बोलियों से मिलाकर बनी हुई होती परंतु बोली स्वतंत्र होती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती परंतु बोली को नहीं। भाषा के द्वारा साहित्यिक रचना की जाती है परंतु बोली के द्वारा नहीं। भाषा को राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यापारिक मान्यताएं प्राप्त होती है परंतु बोली को नहीं। भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है परंतु बोली में नहीं होता है। भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो सकता है परंतु बोली को नहीं। अक्सर हम भाषा और बोली में कन्फ्यूज रहते हैं पर ऊपर दिए हुए अंतर स्पष्ट
हो चुका है कि भाषा और बोली में मुख्य अंतर का। आइए अब उसको भी समझते हैं। बोली और उपभाषा का क्या अंतर है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं हो सकती किंतु अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। भाषा और बोली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का मूल रूप बोली है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोलियां छोटे भूभाग तक सीमित होती है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई बोली। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा में कुल 17 बोलियां। कौन सी बोली हमारा मानक रूप है। खड़ी बोली ही हिंदी का मानक रूप है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। हिंदी की 5 उपभाषा। बोली भाषा का विस्तृत रूप नहीं है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। बोली भाषा का मौखिक रूप है। बोलियों में साहित्य रचना नहीं होती। संचार माध्यम और हिंदी। कंप्यूटर और हिंदी। हिंदी की संवैधानिक स्थिति को देखेंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 से 44। प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से 46 47। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा अनुच्छेद 348 से 349। विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 से 351। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्र भाषा बनाए जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को मुंशी अयंगर फॉर्मूला के अंतर्गत राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। संविधान के भाग 5 एवं 6 में क्रमशः भाग 5 अनुच्छेद 120, भाग 6 अनुच्छेद 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 342, 46, 47, 48, 49, 50 और 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई। ये भाषाएं इस प्रकार हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओडिया, बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी। सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 2003 ईस्वी में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 120 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाए, परंतु यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 120 खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया हो। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 120 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, किंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 210 के खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उससे लोप कर दिया गया हो। संघ की राजभाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंक का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तथापि संविधान के इस अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ के अन्य सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक व संविधान के लागू होने के समय से ठीक पहले प्रयोग की जाती थी अर्थात 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी। अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त 15 वर्ष की अवधि में भी अर्थात 26 जनवरी 1965 से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए
उसका इससे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात इससे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिष्ठित की जाएगी। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति गठित की गई थी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करने का सुझाव। अनुच्छेद 348 में उल्लेखित सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ की किसी राज्य के बीच एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। तीसरा, खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिश करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का समयक ध्यान रखेगा। चौथा, एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। 5वां, समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्व समय
प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक की राज्य या करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसी पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके बारे में बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में एक प्रयोजन के लिए वह जो निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यताएं दी जाए। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि की भाषा का विवरण। अनुच्छेद 348 से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। पहला, इस भाग के पूर्वी उपबंध में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक का उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। खंड 1 के उपखंड खा में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनर्स्थापित विधायकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसको अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रतिक्रिया। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधायक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनर्स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधायक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभय वेतन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अतः स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभय वेतन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं पर उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी।
पहला, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी कमिश्नर होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दूसरा, विशेष अधिकारी या कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षा उपाय से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक व वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणिता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। देवनागरी लिपि विशेषता और मानकीकरण। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उसका विकास एवं नामकरण। लिपि का अर्थ किसी भाषा की लेखन शैली अथवा ढंग। दूसरे शब्दों में एक भाषा को लिखने के लिए जिन्हें चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करती है। लिपि की मदद से किसी भी चीज़ों का संग्रह किया जाता है। जैसे हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, वहीं अंग्रेजी को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसी विचारों को एक लिपि से दूसरे लिपि में बदलने की क्रिया को लिप्यंतरण कहते हैं। देवनागरी लिपि विषय सूची। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि। देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि के दोष। देवनागरी लिपि में सुधार। देवनागरी लिपि का मानकीकरण। गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, गुजराती लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है और ब्राह्मी लिपि का विकास कब हुआ? ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम उदाहरण अशोक के अभिलेख में देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास 5वीं सदी का है, जो बौद्धकालीन है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने स्पष्ट किया और इसे 3 भागों में विभक्त किया। ब्राह्मी लिपि का विकास मौर्य काल में हुआ। उसके बाद ब्राह्मी लिपि 2 भाग में बट गई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी में तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु तमिल लिपि, कलिंग लिपि, मलयालम लिपि का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मणी से नागरी लिपि का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत कई लिपियां जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, राजस्थानी, कैथी लिपि। ब्राह्मी लिपि का विकास। खरोष्ठी लिपि
भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह 3री से 4वीं सदी के बीच प्रभावी रही। इस लिपि का प्रयोग भी अशोक स्तंभ में देखा जा सकता है। इस लिपि का प्रयोग ज़्यादातर अफगानिस्तान व उत्तरी पाकिस्तान में देखा गया है। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे फारसी लिपि। ब्राह्मी लिपि खरोष्ठी लिपि से ज़्यादा विकसित थी, इसलिए ब्राह्मी लिपि से विभिन्न लिपियों का जन्म हुआ। खरोष्ठी लिपि विलुप्त हो गई। कुटिल लिपि। कुटिल लिपि सिद्ध मात्रिक लिपि का विकसित रूप है। इसे न्यून कौन लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है। इस लिपि का प्रचलन 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इस लिपि में अक्षरों के शीर्ष कहीं कहीं टेढ़े मेढ़े ठोस त्रिकोण जैसे होते हैं। नागरी लिपि। नागरी लिपि का प्रयोग 8वीं से 9वीं सदी से आरंभ हुआ तथा 10वीं से 12वीं सदी के बीच नागरी लिपि से उत्तर भारत के अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसके दो शाखाएं पाई जाती हैं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा की सबसे प्रचलित लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि भारत की सबसे प्रचलित लिपियों में से एक है। इसमें कई भाषाएं लिखी जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, पाली, राजस्थानी, नेपाली, गुजराती, भोजपुरी आदि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। इस लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। अधिकांश लिपियों की तरह देवनागरी लिपि भी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके प्रत्येक शब्द के ऊपर एक क्षैतिज रेखा होती है, जिसे शिरोरेखा भी कहा जाता है। यह अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि के उदाहरण संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी। देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि को लोकनागरी में हिंदी लिपि भी कहा जाता है। नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि देवनागरी लिपि सर्वप्रथम गुजरात में प्रचलित थी, इसलिए वहाँ के नागर ब्राह्मण के नाम पर इसे नागरी कहा गया और इस लिपि ने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए से नागरी में देव शब्द जुड़ गया और देवनागरी बन गया। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इस लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, देवनागरी लिपि ध्वनि क्रम पूर्णतः वैज्ञानिक है। इस लिपि के उच्चारण और प्रयोग में समानता है। यूपी के स्वर हर्ष लिपि के स्वर हर्ष और दीर्घ में बटे हुए हैं। इसके प्रत्येक वर्ग में आघोष फिर साघोष वर्ण है। इस लिपि के वर्णों के अंतिम ध्वनि नासिकीय है। इसमें निश्चित मात्राएं हैं। प्रत्येक के लिए अलग लिपि चिन्ह है। यहाँ लिखाई और छपाई दोनों में समान है। इसके एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। देवनागरी लिपि की दोष। इस लिपि के दोष निम्नलिखित है। इसमें अनावश्यक वर्ण जैसे री, री, ली, सा दो प्रकार से लिखे जा सकने वाले द्विरूप वर्ण आ, अज्ञा, छ, त्रा, छ, झ, न, सा शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। 403 टाइप होने के कारण मुद्रण में कठिनाई होती है। स्वरूप वर्ण का होना। खा में रा और वा का, घा में धा का, मा में भा का भ्रम होना। वर्णों के संयुक्तीकरण में रा के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति। वर्णों में संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। ई की मात्रा का लेखन वर्ण से पहले का उच्चारण वर्ण के बाद लिखते समय हाथ को बार बार उठाना पड़ता है। देवनागरी लिपि में गिनती। देवनागरी लिपि में गिनती निम्नलिखित है। देवनागरी 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर दिए गए देवनागरी लिपि के हैं। देवनागरी लिपि में सुधार। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार निम्नलिखित है। सावरकर बंधुओं का आ की 12 खंडी, बाल गंगाधर तिलक का तिलक फॉन्ट, काशी नगरी प्रचानी सभा द्वारा आ की 12 खाड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को माना गया। गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव। हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कलेलकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 और उसकी सिफारिश। शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन, मानक देवनागरी वर्णमाला 1966, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983। देवनागरी लिपि का मानकीकरण। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि का मानकीकरण पर अधिक ध्यान देते हुए 1983 ईस्वी में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किया। गुरुमुखी लिपि या पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है, जिसमें 3 स्वर और 32 व्यंजन के साथ कुल 35 वर्ण होते हैं। इसकी रचना अंगद देव जी ने किया था। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई लिपि। चलिए रोमन लिपि को देखेंगे। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। इस लिपि में 26 वर्ण होते हैं, जिसमें 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। यह लिपि भी देवनागरी लिपि की तरह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जिस लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अन्य यूरोपीय भाषाएं लिखी जाती है उसे रोमन लिपि कहते हैं। अरबी लिपि। अरबी में कई तरह की भाषाओं का समावेश होता है, जैसे अरबी, उर्दू, फारसी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। गुजराती लिपि। गुजराती लिपि नागरी लिपि से उत्पन्न हुई है। इसे देवनागरी लिपि को परिवर्तित करके बनाया गया है। इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है। जैन धर्म ने अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए इसी लिपि को बढ़ावा दिया। देवनागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। उर्दू भाषा लिपि नास्तलिक लिपि फारसी अरबी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। गुजराती भाषा की लिपि गुजराती। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी। बंगाली भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि बंगाली लिपि। अंग्रेजी की लिपि रोमन। फ्रेंच भाषा की लिपि रोमन है। तमिल की लिपि तमिल लिपि जो दक्षिणी ब्राह्मी से उत्पन्न हुई। जर्मन भाषा की लिपि रोमन लिपि है। अरबी फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? नस्तलिक लिपि। मित्रों, इकाई 1 से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा था आज एक ही क्लास में समाप्त कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 2 जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास का टॉपिक शामिल है लेकर आ रहे हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, आपका यह क्लास पूरे यूनिट 1 से 10 तक चलेगा। आज की क्लास में तो यूनिट 1 समाप्त हो गया। कल की क्लास से यूनिट 2 आरंभ करेंगे और इस तरह से करके पूरी 10 के 10 यूनिट समाप्त कर देंगे। हरि ओम।